नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल टू द एम्प्लॉइज। एक कर्मचारी के द्वारा 60 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होने पर उसके नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले अनुलाभ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे कई प्रकार की अनुलाभ की प्राप्ति होती है। जैसे उसे ग्रेच्युटी दी जाती है। ग्रेच्युटी उसके द्वारा लंबे अवधि तक अपने नियोक्ता को दिए गए सेवा के पुरस्कार स्वरूप माना जा सकता है। पेंशन एक व्यक्ति के द्वारा 60 साल पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने पर आजीवन निर्वाह हेतु जो राशि दी जाती है वह पेंशन के रूप में होती है। एनकेशमेंट लीव का पेमेंट उनको किया जाता है। छटनी के कारण उनको पूर्ति की जाती है। वीआरएस दिया जाता है, अमाउंट मिलता है और प्रोविडेंट फंड की राशि प्राप्त होती है सेवानिवृत्ति के समय। देखिए, सबसे पहले अर्न लीव क्या होता है। एक कर्मचारी को सेवा के दौरान अनेक प्रकार के अवकाश की पात्रता होती है, जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव। ईएल इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि इस अवकाश को यदि एक कर्मचारी नहीं लेता है तो वह संचित होता चला जाता है। कर्मचारी के पास ये सुविधा होती है कि वह इस छुट्टी को कार्य में रहते हुए बेच सकता है या फिर रिटायरमेंट के बाद वह उसका नकदीकरण करवा सकता है। इसे ही अर्जित अवकाश का नकदीकरण कहा जाता है। देखिए, अर्जित अवकाश का नकदीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेवा में रहते हुए ईएल को कैश कराने पर संपूर्ण राशि कर योग्य हो जाता है। लेकिन रिटायरमेंट होने पर शासकीय सेवक द्वारा अगर अपना ईएल को एनकेश कराया जाता है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होता है। लेकिन जब हम निजी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम इस सूत्र के आधार पर चलते हैं। कर मुक्त राशि की गणना करते हैं, जिसके आधार पर हम कितना उसके द्वारा कर दे हैं वह जान पाते हैं। यह होता है वास्तविक प्राप्त राशि, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट। अवकाश ग्रहण करने के पूर्व के ठीक पूर्व के 10 माह के औसत वेतन बराबर, सेवा अवधि के बराबर और अधिकतम 3 लाख रुपए। जो चारों में कम होता है वह कर मुक्त होता है। इस प्रकार कार्यों के बराबर वास्तविक प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि होगी। एक वर्ष के लिए एक माह को मान्य अवधि माना जाता है। यदि एक व्यक्ति ने 30 वर्ष और 9 माह सेवाएं प्रदान की है तो हम संपूर्ण वर्ष को लेते हैं। 30 साल में 30 महीना मान्य अवधि माना जाएगा। जो 9 माह उसने अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की है वह उसकी गणना नहीं की जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, संपूर्ण कार्यवर्ष के ठीक 10 माह पूर्व का वेतन, तो वेतन से तात्पर्य यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार प्लस बिक्री पर कमीशन होगा। बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल। इसको हम एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि किसी मृतक व्यक्ति या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को मृतक व्यक्ति के अर्जित अवकाश के बदले में नगद भुगतान किया जाता है तो वह प्रत्येक परिस्थिति में कर मुक्त होगा। अब देखिए, लीव एनकैशमेंट सैलरी, ये चार्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ। क्या एनकैशमेंट सैलरी अगर आप सर्विस के दौरान हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ नहीं लगता, सबका टैक्सेबल होगा। अगर आप रिटायरमेंट में लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एग्जेम्प्टेड और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तभी हमने फार्मूला देखा, उसी सीक्वेंस में ये पेमेंट होगा। अगला उसको जो बेनिफिट मिलता है वह होता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक तरह का लंबी अवधि तक अपने नियोक्ता को दी गई सेवाओं के बदले उसे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है। ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके अवकाश ग्रहण पर किया गया ऐसा भुगतान है
जो कर्मचारी द्वारा सेवा काल में की गई सेवाओं के प्रतिफल में प्रदान किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को नियोक्ता से ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त होती है। इसे मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युटी भी कहते हैं। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी कहते हैं। आइए अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, फिर से बता दूं, यह सब प्राइवेट कर्मचारी, नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी की गणना कर रहे हैं। ग्रेच्युटी एक्ट लागू होने पर वास्तविक प्राप्त राशि संपूर्ण कार्यवर्ष के आधे माह, यहाँ आधा माह 15/26 को माना जाता है। यदि 6 माह से ज्यादा है तो उसे हम संपूर्ण वर्ष मानते हुए ले लेते हैं और अधिकतम राशि 20 लाख रुपए होती है। यहाँ वेतन से तात्पर्य मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार का जरूरत नहीं है। देखिए एक्ट लागू है तो जरूरत नहीं है, प्लस बिक्री पर कमीशन। वहीं पर अगर एक्ट लागू होता है तो सभी बातें सामान्य रहेंगी, केवल 15/26 की जगह वह 1/2 माना जाएगा। दूसरा ध्यान देने वाला बात यह है कि वहां पर हमने 6 माह से अधिक सेवा देने पर उसे संपूर्ण वर्ष मान लिया था। यहाँ पर 22 वर्ष 7 माह नहीं 11 माह भी अगर उसके द्वारा अतिरिक्त सेवाएं दी जाएगी तो अतिरिक्त माह को छोड़ दिया जाएगा, केवल संपूर्ण वर्ष को ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर सेवा शर्त के अनुसार होना चाहिए महंगाई भत्ता। एक चार्ट के रूप में है, आप इसको आपकी सुविधा के लिए मैंने रखा हुआ है। अब देखिए पेंशन, एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसके अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु के बाद तो उसकी सेवाओं के बदले में प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को दी जाने वाले पेंशन को परिवार पेंशन कहते हैं और यह ऐसी स्थिति में यह पेंशन कानूनी उत्तराधिकारी की अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा, जबकि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के बाद दी जाने वाली पेंशन वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। कर्मचारी को पेंशन प्रायः 2 रूपों में दी जाती है, एक मंथली सिस्टम पे दे सकते हैं और दूसरा आवश्यकता होने पर वह एक मुश्त अपने पेंशन का भाग निकाल सकता है। तो जो नियमित पेंशन देते हैं वह वेतन के समान होता है और वह प्रत्येक दशा में प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य होता है। लेकिन जब हम कम्यूटेड पेंशन देते हैं, पेंशन के भाग को वह नगद में आहरण करता है, तो वह सरकारी कर्मचारी की दशा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्स फ्री होता है। वहीं पर जब हम प्राइवेट के बारे में बात करते हैं तो 2 कंडीशन पे जाता है। पहला, यदि उसे ग्रेच्युटी भी साथ में दी जाती है तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 टैक्स फ्री माना जाएगा, और यदि उसको विदाउट ग्रेच्युटी केवल पेंशन की पात्रता है और वह एक मुश्त राशि पेंशन का विड्रा कर रहा है तो हाफ ऑफ द पेंशन की उसको छूट की पात्रता होती है। इसे भी मैंने एक चार्ट के रूप में यहाँ दिया है कि यदि हर महीना पेंशन प्राप्त हो रहा है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होगा, लेकिन यदि हम पार्ट ऑफ पेंशन को एक मुश्त निकालते हैं तो सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्टेड है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 कंडीशन है। अगर ग्रेच्युटी भी मिलता है तो 1/3 एग्जेम्प्टेड, विदाउट ग्रेच्युटी है तो 1/2 एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोविडेंट फंड भी एक तरह का रिटायरमेंट अनुलाभ होता है जो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद स्वयं का अंशदान और उसके मालिक के अंशदान के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, संवैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड एक होता है जो प्रत्येक दशा में कर मुक्त होता है। दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ये हमें कैजुअली पढ़ना रहता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में यह बताया गया है कि एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर उसके एम्प्लॉयर ने 12% से ज़्यादा बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन कमीशन ऑन सेल का 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो जितना एक्सेस किया है टैक्सेबल होगा। वहीं एम्प्लॉय की जमा पर 9.5% से ज़्यादा ब्याज अगर उसको प्राप्त होता है तो वह भी टैक्सेबल होगा, लेकिन वह रिटायरमेंट में जो राशि प्राप्त करेगा पूर्णतः कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। उसी प्रकार अनरिकॉग्नाइज्ड के बारे में बात करते हैं
तो कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सब एग्जेम्प्टेड है। लेकिन वहीं पर अगर वह एक मुफ्त राशि निकालता है तो आधी राशि टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट जो होता है वह सैलरी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अदर सोर्स में उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यह निजी होता है, इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं, एग्जेम्प्टेड होता है। अंत में एक व्यक्ति के वेतन की आय की गणना जब हम करते हैं तो उसे इतने प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। मूल वेतन, बेसिक पे, ग्रेड पे, बोनस, कमीशन, फीस। क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, जो दिया है वो लेंगे, जो नहीं दिया है नहीं लेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम आइटम है जो अपीयर हो सकता है। एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, डेरेंस अलाउंस, डेयरनेस पे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंट्रीफ रिलीफ, इंट्रीम रिलीफ, कमीशन ऑन सेल, मेडिकल अलाउंसेस, हिल एरिया अलाउंसेस। अब यहाँ से देखिए हाउस रेंट अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन, ये पार्शियली टैक्सेबल है। जो पोर्शन टैक्सेबल होगा वो यहाँ पर आएगा। टैक्सेबल परक्विजिट्स जो होगा वो यहाँ पर आएगा। अदर कोई कैश बेनिफिट देते हैं वो यहाँ आएगा। जैसा भी मैंने बताया कि एम्प्लॉयर द्वारा 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है वो यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज़्यादा दिया जाता है तो वो यहाँ पर आएगा। वेतन के स्थान पर जो भी चीज़ें प्रदान की जाती हैं, अर्न लीव जो बेचा जाता है वो सब यहाँ पर सेवा के दौरान, तो पूरी की पूरी राशि यहाँ पर लिख देते हैं। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की राशि अगर प्राप्त होती है तो आधा राशि यहाँ पर टैक्सेबल होता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद अगर पेंशन प्राप्त करते तो वो भी सैलरी की तरह यहाँ टैक्सेबल होता है। अब उसको विभिन्न छूट की पात्रता भी होती है, इसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। जो ये सम आता है वो ग्रॉस सैलरी होता है। इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक छूट देते हैं, ये वाला, जो कि वर्तमान में 50,000 रुपये है, फिक्स है। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमने पढ़ा है उसमें जो छूट की सीमा है वो छूट यहाँ देंगे। और तीसरा है व्यवसायिक या रोजगार एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, उसको यहाँ लेंगे। मान लीजिए एक कर्मचारी को एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 मिला तो यहाँ लेंगे, और जो छूट की पात्रता 3,000 है उसको यहाँ लेंगे। इस प्रकार से हम इसको कर योग्य वेतन या वेतन से आय प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।